अब हम पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण कॉन्सोनेंट्स, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर्ण वर्ण की सहायता ली जाती हो या बोलते समय थोड़ा सा रुकावट हो। जब हम ध्वनियाँ निकालते हैं मुंह से तो उस समय कहीं से टच होकर के निकले, टच यानी मुंह के किसी भाग से अगर छूता हुआ ध्वनि निकले उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है, व्यंजन वर्ण जैसे क बोलते समय मुंह के किसी भी भाग से छुआ, टच हुआ, स्पर्श हुआ, यानी ये व्यंजन है। स्वर वर्ण में मैंने बताया था कि वो स्वतंत्र ध्वनियाँ होती हैं। मुंह से जब हम वो ध्वनि निकालते हैं तो किसी भाग को छूती नहीं, ईजिली निकलती है। लेकिन व्यंजन में जब हम बोलते हैं तो मुंह के किसी भी भाग से वो टच होकर के निकलती है, यानी थोड़ा सा रुकावट होता है बोलते समय। ठीक है, और प्रेशर भी लगता है। व्यंजन वर्ण के 5 प्रकार होते हैं, मैं क्लासिफाइड कर दूंगी। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और आगत व्यंजन। बच्चों, जो हमारी मेन जब हम ध्वनियाँ निकालते हैं तो गले जब बोलते हैं या ध्वनि जब निकलती है तो 5 भागों को ज़्यादातर टच करती है। ठीक है, कौन कौन से होते हैं वो? ये मान लो ये आपका गला है, ठीक है, ये मुंह का भाग है, ये कंठ है, ये हमारा कंठ है। ठीक है, तो इसको हम कंठ्य, तो ये हो गया हमारा कंठ। ठीक है, जो ध्वनियाँ कंठ से होके निकले है ना उसको कंठ्य वर्ण कहेंगे। ठीक है, उसके बाद कंठ से जैसे ही आप ऊपर जाते हो तो तालु से निकलता है, उसको हम तालव बोलते हैं। तालु से निकलता है। उसके बाद हम जब ऊपर जाते हैं तो मुर्दा, ठीक उसके बाद उसके ऊपर यहाँ जैसे ही बोलते हैं तो मुर्दा के ऊपर दंत। ठीक है, तो ये दंत, और दंत के बाद दांत से टच होकर के जो ध्वनियाँ निकलती है उसे दंत वर्ण बोलते हैं। ठीक है, और दांत के बाद मुंह, ओष्ठ यानी ओठ। तो ये जो है यहाँ से ध्वनि निकली, मुंह से ध्वनि निकली, तो यहाँ से जो ध्वनि निकलेगी ये ओष्ठ यानी होठ को छूते हुए निकलती है। ठीक है, तो आपने देखा कंठ से, तालु से, मुर्दा से, दंत से और ओष्ठ से, इन भागों से ध्वनियाँ टच होकर के निकलती हैं। एक और होता है जो नाक से निकलती है, नाक, उसको हम बोलते हैं नासिका। क्या बोलते हैं? नासिका। ठीक है, अब हम बात करेंगे स्पर्श व्यंजन क्या होता है। स्पर्श व्यंजन जिसको हम म्यूट से स्टॉप्स बोलते हैं, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भी भाग से अगर कोई आप ध्वनि निकाल रहे हो तो ध्वनि निकालते समय अगर मुंह के अंदर किसी भी भाग से अगर वो छूते हुए निकले यानी छू के निकले तो उसे हम बोलते हैं स्पर्श। परीक्षाओं में अक्सर स्पर्श व्यंजन से सवाल पूछे जाते हैं। आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे और उससे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन है। याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उस वर्ण का उच्चारण करो। उच्चारण करने के समय जब आप उच्चारण करोगे, अगर मुंह के किसी भाग से उच्चारण करते समय टच होता है, छूता है, स्पर्श होता है, तो उसे आप स्पर्श व्यंजन कहोगे। ठीक है, ये संख्या में कितने हैं? 25 है। टोटल स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25। कौन कौन से हैं? क वर्ग। क वर्ग का मतलब होता है, मान लो कि क्लास 6 में 30 स्टूडेंट है तो हम उसे क्या कहेंगे? क्लास 6। क्लास 6 यानी कक्षा 6। ठीक है, वैसे ही क क्लासरूम में क क्लास के कितने बच्चे हैं यानी कितने स्टूडेंट हैं, क में कितने वर्ण वाला, क वर्ग में कितने वर्ण आते हैं। ठीक है, तो क वर्ग में 5, क, ख, ग, घ, ङ। ठीक है, तो इसको अड़ा भी पहले बोलते हैं लेकिन अब अंगा भी बोला जाता है। तो क वर्ग को जब भी आप बोलोगे, क वर्ग के जितने भी वर्ण हैं उसको उच्चारण करते समय आपको कंठ से निकलती है वो ध्वनि, इसलिए उसको हम कंठ्य वर्ण कहते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद च वर्ग। च वर्ग में जितने भी वर्ण आते हैं, च वर्ग के जितने भी वर्ण होते हैं वो तालु से निकलते हैं। च, छ, ज, तो ये तालु से निकलते हैं। ठीक है,
ट वर्ग की जब आप बात करोगे तो ट वर्ग में जितने भी वर्ण आते हैं, ट, ठ, ड, ढ, न, तो ये जितने भी वर्ण आते हैं ये सभी मूर्धा से बोले जाते हैं। बोल के देखो, ट, ठ, ये यहाँ छुएगी तो ये मूर्धा हो गया। और ट वर्ग अक्सर उपयोग किया जाता है खड़ी बोली में, ठीक है, जब बोलते हैं या उनकी जब कर्कश आवाज़ जब निकालते हैं या खड़ी बोली जब बोलते हैं तो उसमें ट वर्ग का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। त वर्ग, त वर्ग के जितने भी वर्ण हैं उन सभी का अगर आप उच्चारण करोगे तो दांत को छूती है। त, थ, द, ध, तो ये जो है ना ये दंत, ये दांत से निकलते हैं। प वर्ग जैसे ही हम देखेंगे, प वर्ग के जितने भी वर्ण होते हैं वो सभी ओठ से निकलते हैं। ओष्ठ, प, दोनों ओठ को टच कर रही है, छू रही है। प, फ, ब, भ, तो ये दोनों ओठ से छूती है, इसलिए ये ओठ से यानी ये ओष्ठ वर्ण हो गए, ठीक है। व्यंजन वर्ण में कुछ ऐसे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण अक्सर बच्चे गलत करते हैं। व और ब में अंतर है। जैसे अगर हमने देखा व और ब, इसको कैसे उच्चारण करोगे? ब बोलते समय दोनों ओष्ठ छूती है एक दूसरे को, दोनों होठ छूती है, तो ब स्पर्श किया, टच किया, ब। लेकिन व बोलते समय व ये थोड़ा सा सर्कल हो जाता है दोनों होठ, ठीक है, लिप्स। व ब, ये ध्यान रखिएगा। वैसे ही आगे हम देखेंगे अंतस्थ व्यंजन, सेमी वोवेल्स। अंतस्थ व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भी भाग को पूरी तरह स्पर्श ना करें, यानी कंप्लीटली उसको टच ना करें, ठीक है, उसे हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। कंप्लीटली टच ना करने का मतलब ये है कि अगर आप बोलते हो य, टच तो किया ना, कंप्लीटली टच नहीं किया, हल्का सा एकदम य, ठीक है। र, ल, व, पूरा टच नहीं किया, तो ये होंगे अंतस्थ व्यंजन। लेकिन इसमें भी कुछ पॉइंट्स हैं। य और व ये है, इसको हम अर्ध स्वर भी कह सकते हैं, मतलब ये व्यंजन है, बट अगर आप इसको ऐसे कहोगे य और व एकदम हल्का, यानी व्यंजन जितना समय नहीं लगा, हाँ स्वर से ज़्यादा समय लगा है, य और व को बोलते समय स्वर से ज़्यादा समय लगा है, लेकिन व्यंजन से कम लगा है ना। व्यंजन जितना हम दूसरे व्यंजन को बोलते समय जितना हम समय लेते हैं उससे थोड़ा सा कम, और स्वर के बोलने की जो जितना हम समय लेते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा, तो इसलिए इसको अर्ध स्वर भी कहा जाता है। सो य और व ये दोनों जो व्यंजन है ना, ये बाकी व्यंजनों से कम समय लेता है। र और ल की अगर बात करें तो ल को हम पार्श्व वर्ण भी कहते हैं। पार्श्व मतलब पीछे से या साइड से, तो पार्श्व ल, जब आप ल बोलते हो ल, तो आपके दोनों जीभ के दोनों साइड से ना हवा निकलती है, प्राण वायु निकलती है दोनों साइड से, इसलिए इसको पार्श्व वर्ण भी कहते हैं। र आप जब बोलते हो तो आपकी जीभ एक बेलनाकार आकृति में घूम जाती है, र, इसलिए इसको लुंठित वर्ण भी कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? लुंठित वर्ण, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, कभी कभी परीक्षाओं में ये पूछे जाते हैं। आइए हम देखेंगे उसमें व्यंजन। ये उसमें व्यंजन क्या है, उसमें से ही पता चल रहा है कि वेपर, उष्मा, ठीक है, थोड़ा सी गर्माहट। तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा के तेज गति से मुंह में रगड़, यानी कुछ फोर्स हो, ठीक है, के कारण जो गर्मी पैदा होती है, जो उष्मा पैदा होती है, वही उसमें व्यंजन कहलाते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे अगर आप श अगर इसको आप बोलते हो तालाब श, तो इसको जब आप बोलते हो तो यहाँ पे मुंह में उष्मा बनती है, थोड़ी सी गर्माहट, गर्मी महसूस होती है बोलते समय। अगर आप मुंह के सामने हाथ रखो तो श हवा निकली, गर्म हवा निकली, ठीक है। हा, तो ये जो गर्मी पैदा हुई हमारे हाथों पे, मुंह से जो निकली, ये है उसमें व्यंजन।
तो ये कौन कौन से हैं? श, 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 ह, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त का मतलब होता है कंबाइंड, यानी मिला हुआ, जुड़ा हुआ, ठीक है, कनेक्टेड। तो संयुक्त व्यंजन में एक से अधिक व्यंजन जब आपस में मिलते हैं तो उन व्यंजन के संयुक्त रूप को हम बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। कौन से? जैसे एग्जाम्पल में देख सकते हो, अक्ष, त्र, य, श्र। ये जो अक्ष, त्र, य, श्र हैं, ये दो व्यंजनों से बने हैं। कैसे? अगर अक्षर की बात करें तो ये क और श, मूर्धन्य श से दोनों के संयुक्त रूप से बना हुआ है। दोनों को जब हम मिलाएंगे तो यह अक्षर का रूप ले लेता है, ठीक है। त्र, त्र याद रखने का सिंपल सा तरीका है। त्र, अब जब उच्चारण करोगे त्र को तो त और र दोनों का साउंड आपको पता चलेगा कि ये दोनों का साउंड मिल रहा है, ठीक है। तो त और र, त हलंत जो र, यहाँ आप देखोगे कि र में मैंने हलंत नहीं लगाया बट त में लगाया, क्योंकि इसमें कोई भी स्वर नहीं है। त हलंत लगने का मतलब ये है कि त में कोई स्वर नहीं है। तो त र दोनों को जब मिलाएंगे तो त्र बनता है, ठीक है। य, ज और य के मिलने से और श्र, प्लाव श और र के मिलने से अगर इन दोनों को मिलाएंगे तो श्र। तो आपने देखा कि ये जो है छ, त्र, य और श्र, ये जो चार वर्ण हैं, ये चार वर्ण कौन से वर्ण हैं? ये संयुक्त व्यंजन है। कौन से व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन। क्यों? क्योंकि दो व्यंजनों के मिलने से, उनके संयुक्त होने से जिनका फॉर्मेशन हुआ है वो संयुक्त व्यंजन हो गए। र के कुछ संयुक्त रूप भी देखते हैं। र के संयुक्त रूप ये बहुत ही कॉमन है, अक्सर बच्चे गलती करते हैं। र, पदेन और रेफ और रे, इन तीनों में उन लोगों को इतनी कन्फ्यूज़न होती है कि अक्सर एग्जाम में वो गलत कर बैठते हैं। यहाँ हम देखेंगे रेफ। ये रेफ क्या है? र के विभिन्न रूप है, वो मैं बताऊंगी आपको। जब अरहित, अरहित का मतलब जिसमें अ ना हो, यानी स्वर ना हो, अरहित र, जिस र में अगर र के नीचे हलंत लगा दिया मैंने, र हलंत, यानी इसमें अ नहीं है। अगर कोई भी व्यंजन के नीचे हलंत लगा, इसका मतलब ये है कि उसमें स्वर नहीं है। तो र हलंत यानी अरहित र। अरहित र दो वर्णों के बीच आए तो उसे उस व्यंजन के ऊपर लगाया जाता है। जैसे क, र हलंत और म। आप देख सकते हो ये जो क है और म है, दो व्यंजन है। क और म दो व्यंजन है, क, म। और इन दोनों के बीच में ये जो आधा र आया है, र हलंत आया है, इसको हम कैसे लिखेंगे? तो इसको लिखने का तरीका है क और म, इन दोनों व्यंजनों को एज इट रहने देंगे जैसे है, और ये जो र हलंत है इसको हम रेफ का साइन दे देंगे। यही है रेफ, ठीक है। अब इसका उच्चारण कैसे करेंगे? कर्म। क्या करेंगे? कर्म। तो र हलंत और रहित र जब दो व्यंजनों के बीच में आती है तो ये कौन सा रूप लेती है? रेफ का। और इसका उच्चारण पहले वाले व्यंजन और दूसरे वाले व्यंजन के बीच में होता है। जैसे ध्यान से सुनना, क और उसके बाद म है, बीच में हम र का यूज करेंगे। कर्म, कर्म। क पहले बोला मैंने, बीच में र बोला और फिर म, कर्म। मैंने पूरा र भी नहीं बोला, कर्म, आधा र, अरहित र, ठीक है। तो कभी भी आप गड़बड़ मत करना कर्म में। और अब मैं जो बताने वाली हूँ र पदेन क्रम, कर्म और क्रम में अंतर है। अरहित र अभी आपने देखा, एक है र पदेन। र पदेन क्या है? अभी मैंने आपको बताया कर्म, जब दो व्यंजनों के बीच में र अरहित र आए तो उसको हम रेफ बोलते हैं, ठीक है। ये मैंने लिखा क्रम, क्रम। यहाँ पे आप कहोगे कि मैम ये पूरा र है या आधा र, अरहित र है या असहित र है, यानी अ के साथ र है। तो कर्म में र आधा था, र हलंत,
ठीक है। लेकिन क्रम में र पूरा है, बल्कि पहले वाला जो व्यंजन है वो आधा है। कैसे? क और र जब मिले तो ये हो गया क्र। जैसे अभी आपने देखा था क और मूर्धन्य ष, जैसे आपने देखा था क और मूर्धन्य स को मिलने से क्ष, और ये तालव्य श और र को मिलने से स्र। इसमें भी ये आया ना रपदिन श्र श्र। अब आप इससे पता कर सकते हो कि ये तो र पूरा है, लेकिन ये जो स है वो आधा है, अरहित स है, इसमें स्वर नहीं है। ठीक है, तो ये जो पहले वाला हमारा जो वर्ण होगा वो अरहित होगा और र पूरा होगा। तो रपदिन का जो साइन है, जो सिंबल है, ये इस तरीके से है, रेफ का इस तरीके से। तो रपदिन में जब भी हम इसका उपयोग करेंगे तो जो वर्ण होते हैं उससे पहले वाला जो व्यंजन होगा वो आधा होगा, र पूरा होगा। ठीक है, जैसे मैंने लिखा धर्म, धर्म में जब आप इसका उच्चारण करोगे धर्म, तो ध पूरा है, यानी व्यंजन पहले वाला व्यंजन पूरा है, और म ये भी पूरा है, बीच में आधा र है, धर्म। लेकिन अगर आप भ्रम बोलते हो, भ्रम, तो इसमें आधा र नहीं है, बल्कि भ आधा है। भ हलंत, अगर इसका वर्ण विच्छेद करोगे तो भ हलंत जो र है ना, ये भ्र बनेगा। तो रपदिन आपने समझा, रपदिन। ओके, अगर ट है, कुछ ऐसे व्यंजन हैं जिनका आधा करना, आधे करने का तरीका होता है, क्योंकि आप कुछ भी लिखो, कुछ भी बोलो, लेकिन भाषा की सुंदरता मत खो, भाषा की सुंदरता बनाए रखो। तो ट को आधा हम कैसे कर सकते हैं? तो इसका एक तरीका है कि ट के नीचे एक साइन ऐसे डालेंगे जिसको हम हलंत बोलते हैं। ट हलंत, ये अरहित ट हो गया। ठीक है, क को आप आराम से इजीली ऐसे आधा कर सकते हो, लेकिन ट को थोड़ा सा बेरूप बेढंगा लगता है, इसलिए इसके नीचे हम हलंत का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ऐसे व्यंजन के साथ हम कैसे रपदिन लगाएंगे? तो इसका भी एक तरीका है, देखेंगे। ट में अगर ट हलंत है और इसके साथ हमने अ जोड़ा, ये र जोड़ा, तो ट हलंत जो र, इसको कैसे लिखेंगे? तो ये हो जाता है इस तरीके से, भी, उल्टा भी, यानी अपोजिट। भी को जब आप उल्टा करोगे तो ये ऐसे हो जाता है। यानी अब आप इसको बरी रपदिन बोल सकते हो, लेकिन बरी रपदिन एक्चुअल में होता नहीं है, ये होता है हलंत पहले से और रपदिन लग गया, इसलिए ये ऐसा साइन हो जाता है। तो जब भी ड्रम, ड में अगर आप रपदिन लगाओगे तो इस तरीके से सिंबल होगा, ड्रम। ट्रक, तो आपने र के विभिन्न रूप देखा। ओके, अब हम देखेंगे आगत व्यंजन। आगत का मतलब ही निकाल सकते हो, आना, कहीं से आया है। हिंदी व्याकरण में जब हम भाषा का ज्ञान लेते हैं तो उसमें कुछ ऐसे व्यंजन हैं जो बाहरी, मतलब बाहरी वर्ण है। जैसे हिंदी भाषा में दूसरी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, अरबी, फारसी आदि भाषाओं से अनेक शब्द ऐसे आए जो हिंदी में आ गए। ठीक है, तो जिनके साथ दूसरी भाषाओं की ध्वनियाँ क्या होती है, उसमें मिल जाती हैं या उनमें प्रयोग होने लगती हैं, जिन्हें लिखने के लिए हम पुराने व्यंजनों के नीचे नुक्ता लगाते हैं। वो जो बिंदी नीचे लगाते हैं उसको बोलते हैं नुक्ता। अक्सर आप उर्दू शायरी में या गाना में आप सुनते होंगे तो कोई कोई ऐसा शब्द होता है जिसमें नुक्ता लगता है, जैसे ज व्यंजन सिंपल सा ज, अगर आप नुक्ता लगाओगे तो ज नुक्ता लगा हुआ है। फ, तो ये किसी व्यंजन के नीचे अगर जैसे ज, फ ऐसे व्यंजन हैं उसके नीचे बिंदी लगती है तो वो नुक्ता कहलाती है, ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये आगत व्यंजन है। ठीक है, अब हम जानेंगे अघोष। ये अघोष क्या है? अघोष, सघोष, इसको वर्गीकरण किया गया है वह ध्वनि जिसके उच्चारण में जो स्वर तंत्रियों होते हैं उनमें कंपन नहीं होता, वाइब्रेशन नहीं होता। वाइब्रेशन समझते हो ना, मोबाइल को अगर साइलेंट या वाइब्रेशन में रखो तो फ़ोन आने पे वाइब्रेट करता है, कंपन। ये भूकंप जब आती है तो कंपन होती है। तो वैसी ध्वनियाँ जब आप बोलते हो वहाँ वाइब्रेशन ना हो, जैसे क
कोई वाइब्रेशन हुआ, कंपन हुआ मुंह में? नहीं। तो ये होते हैं आघोष वर्ण। ठीक है। क ख, हर वर्ण का जो पहला होता है और दूसरा होता है, तथा ये सब क्या होते हैं? पहला, दूसरा और तीन, उसमें व्यंजन श, श, स, ये जो होते हैं ये सभी अघोष। याद करने का एक ट्रिक है, हमेशा याद रखना कि 1 2 3 4 5 है ना। अगर मान लो क वर्ग में क, ख, ग, घ, ग है ना, ये 5 है। क ख 1 2, ये जो 1 2 है ये हो जाता है हमारा क्या? अघोष। 1 2 यानी पहला और दूसरा स्थान पे जो आने वाला जो वर्ण है वो होता है हमारा अघोष। क्लियर? अब हम अगले क्लास में सघोष के बारे में पढ़ेंगे।